हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एनवायरमेंटल साइंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, साथ ही साथ इकोलॉजी वर्सेस इकोनॉमी या इकोलॉजी वर्सेस डेवलपमेंट के एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल पे डिस्कशन पर। आज हम बात करेंगे कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली जो एक्चुअली यूनियन गवर्नमेंट है उसको अलाउ कर दिया है कि जो चार धाम योजना है उसके रोड्स को आप ब्रॉडन कर सकते हैं, वाइडन कर सकते हैं, चौड़ा कर सकते हैं। इसके दो पहलू हैं कि क्यों एक्चुअली ये रोड्स हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे कल्चरल सर्किट्स के लिए और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट हैं। वहीं सिक्के का दूसरा पहलू कि इन रोड्स की वजह से हमारे इकोलॉजी, एनवायरमेंट या बेसिकली डिजास्टर्स पे क्या मेजर नेगेटिव बेयरिंग हो सकती है और किस तरीके से पूरा डिसीजन इन्वॉल्व हुआ और क्यों यह लगता है कि बहुत बैलेंस्ड डिसीजन फाइनली सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिलीवर किया गया है। सबसे पहले टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा, दिसंबर 14 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना 2020 का सितंबर 8 का जो डिसीजन था उसको मॉडिफाई चेंज करते हुए गवर्नमेंट की जो डिमांड थी कि हमें जो 3 हिमालयन हाईवेज हैं, पहला ऋषिकेश टू मना, दूसरा ऋषिकेश टू गंगोत्री एंड फाइनली तीसरा टनकपुर टू पिथौरागढ़, इन तीनों को जो कि एक्चुअली जो बड़ी चार धाम परियोजना है और कौन इसको बेसिकली एग्जीक्यूट कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, जिसको मॉर्थ भी कहा जा सकता है, उसको बेसिकली अलाउ किया जाए इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी या राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए इसको सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली अलाउ कर दिया है। अब ये तीनों ही जो हिमालयन हाईवेज हैं या चार धाम परियोजना है उसके तहत इनको डबल लेन विद पेव्ड शोल्डर्स या डीएलपीएस सिस्टम जिसको कहा जाता है उसके तरीके से इनको डेवलप किया जाएगा। इसके साथ गवर्नमेंट ने इकोनॉमी, नेशनल सिक्योरिटी के साथ साथ या डेवलपमेंट नीड्स के साथ साथ बैलेंस करते हुए जो हमारी एनवायरमेंटल साइंस, इकोलॉजी है या डिजास्टर मैनेजमेंट है उसको बेसिकली कवर करने के लिए गवर्नमेंट को यह भी डायरेक्ट किया है कि आप एक्चुअली जो भी एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं उनको बैलेंस करने के लिए, एड्रेस करने के लिए एक हाई पावर्ड कमेटी को भी कॉन्स्टिट्यूट किया गया है अगस्त 2019 के ऑर्डर के थ्रू। ये जो लेटेस्ट वर्डिक्ट है जो 14 दिसंबर को डिलीवर हुई है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, ये एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक एप्लीकेशन मूव की कि एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट को अपना सितंबर 8 2020 का जो डिसीजन रहा उसको एक बार रिविजिट करना चाहिए और नेशनल इंटरेस्ट में ये जो चारधाम परियोजना में जो रोड बेसिकली ब्रॉडन होनी है, वाइडन होनी है, चौड़ी होनी है, इस परियोजना को अलाउ करना चाहिए नेशनल इंटरेस्ट में। चार धाम प्रोजेक्ट एक्चुअली है क्या? चार धाम प्रोजेक्ट को दिसंबर 23 2016 मतलब रफली 5 साल पहले बेसिकली लॉन्च किया गया और इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट रफली कितनी होगी? 12,000 करोड़ रुपीस। इस प्रोजेक्ट के थ्रू रफली 900 किलोमीटर 900 किलोमीटर जो नेशनल हाईवेज हैं उनको ब्रॉड किया जाएगा ताकि ज्यादा सेफ, ज्यादा स्मूथ, ज्यादा फास्ट ट्रैफिक मूवमेंट हो सके इन सभी नेशनल हाईवेज पे। ये जो नेशनल हाईवेज हैं ये कनेक्ट करेंगे जो हमारे होली श्राइन्स हैं उत्तराखंड में, जैसे यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। प्रोजेक्ट में फाइनली टनकपुर पिथौरागढ़ स्ट्रेच, उसके अलावा कैलाश मानसरोवर यात्रा के स्ट्रेच और रूट को भी इंक्लूड कर लिया गया है। किस तरीके से यह पूरा डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, समझने की कोशिश करते हैं। एनवायरमेंटलिस्ट ग्रुप जिसको लीड किया गया देहरादून बेस्ड सिटीजन्स फॉर ग्रीन दून, उन्होंने फरवरी 27 2018 को एक एप्लीकेशन फाइल की बिफोर एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। उन्होंने इस कंस्ट्रक्शन को चैलेंज किया कि एक्चुअली ये जो प्रोजेक्ट है डेवलपमेंट के लिए हो सकता है जरूरी हो, लेकिन पूरा हिमालयन इकोसिस्टम जो है उस पे या एनवायरमेंट पे इसका बहुत नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। एप्लीकेशन ने यह भी कहा कि इस प्रोजेक्ट की वजह से डिफॉरेस्टेशन, उसके अलावा हिल्स का एक्सकेवेशन, उसके अलावा उनका जो मक है उसको डंप किया जाना की वजह से जो लैंडस्लाइड्स हैं, एवलांच है या सॉइल इरोजन है जो ऑलरेडी बहुत फ्रेजाइल है इकोसिस्टम का, केदारनाथ और कई जगह हम लगातार एवलांच या फ्रेजाइल इकोसिस्टम या डिजास्टर मैनेजमेंट या डिजास्टर्स को बेसिकली देखते हैं, ये इस रोड प्रोजेक्ट की वजह से और ज्यादा सीवियर हो सकता है। और इस चीज को देखते हुए सितंबर 26 2018 को एनजीटी ने बेसिकली ऑब्जर्व किया कि एक्चुअली जो लेंथ है इन छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स की ये 100 किलोमीटर से भी कम है और इस वजह से इनको एनवायरमेंटल क्लियरेंस की जरूरत नहीं है। लेकिन एनजीटी ने इस बात को भी समझा कि इस प्रोजेक्ट का एनवायरमेंट पे या वहां का जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, फ्रेजाइल एनवायरमेंट है, उस पर नेगेटिव बियरिंग हो सकती है, तो एक ओवरसाइट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की कि आप
एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरे प्रोजेक्ट को मॉनिटर करेंगे। फाइनली इस ऑर्डर को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में और अगस्त 8, 2019 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो एनजीटी का ऑर्डर था, जिसमें हाई पावर्ड बेसिकली कमिटी का कोई जिक्र नहीं था, सिर्फ ओवरसाइट कमिटी एनजीटी ने बनाई थी, इस ऑर्डर को मॉडिफाई किया। और अगस्त 8, 2019 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के ऑर्डर को मॉडिफाई करते हुए एक एचपीसी या हाई पावर कमिटी को कॉन्स्टिट्यूट किया, जिसका कुछ टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी क्लियरली डिफाइन किया कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि प्रोजेक्ट का क्यूमुलेटिव मतलब टोटल और उसका एक आप इंडिपेंडेंट इंपैक्ट देखेंगे पूरे हिमालयन वैली के ऊपर क्या हो सकता है। एचपीसी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की और इस रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए, इसको एक्नॉलेज करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 8, 2020 को एक इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया और उन्होंने गवर्नमेंट से कहा कि एक्चुअली जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है, जिसका सर्कुलर है मार्च 2018 का, आप उसी के हिसाब से इस रोड कंस्ट्रक्शन चार धाम योजना को अंजाम देंगे। इंटरेस्टिंगली ये जो मॉर्थ का 2018 मार्च का बेसिकली नोटिफिकेशन रहा या सर्कुलर रहा, उसमें कहा गया है कि जो हिली एरियाज है, पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर फुल फ्लैजेड रोड्स को नहीं बनाया जाएगा। इस सर्कुलर के हिसाब से हिली एरियाज में सिर्फ 5.5 मीटर्स रोड की विड्थ होगी और 2 लेन स्ट्रक्चर्स को ही कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। बाद में जब मॉर्थ को यह समझ में आया कि एक्चुअली जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, एमओडी है, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है हिली एरियाज में अपने इक्विपमेंट को, अपने टैंक्स को, रॉकेट लॉन्चर्स को, हैवी बेसिकली आर्टिलरी को मूव करने के लिए ये जो 5.5 मीटर्स की विड्थ का जो रिस्ट्रिक्शन है या 2 लेन स्ट्रक्चर का जो रिस्ट्रिक्शन है, ये सफिशिएंट नहीं है। एमओडी ने एप्लीकेशन मूव की मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मॉर्थ को और फाइनली ये जो मार्च 2018 का सर्कुलर था 5.5 मीटर्स का, इसको दिसंबर 15, 2020 में मॉर्थ ने फाइनली मॉडिफाई कर दिया ताकि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, नेशनल सिक्योरिटी और खासतौर से जो हमारे रोड्स हैं, जो फीडर रोड की तरह काम करते हैं इंडिया चाइना बॉर्डर को, उन रोड्स को और ज्यादा ब्रॉडन किया जा सके, वाइडर किया जा सके, ताकि सेफ स्विफ्टर मोमेंट वहां पे हम अपने मिलिट्री इक्विपमेंट का या हमारी मिलिट्री का इंश्योर कर सके। और जो नया सर्कुलर मार्च 2018 को रिप्लेस करके दिसंबर 15, 2020 में आया, उसने जो 5.5 मीटर का रेस्ट्रिक्शन था उसको अब 7 मीटर तक बढ़ा दिया और 7 मीटर्स के साथ साथ अगल बगल में 1.5 मीटर्स का पेव्ड शोल्डर भी आप बना सकते हैं रोड के दोनों तरफ। इसका मतलब ओवरऑल जो विड्थ हो सकती है रोड की रफली 10 मीटर्स के आसपास हो सकती है, ताकि इसमें हैवी ट्रक्स, हैवी इक्विपमेंट, रॉकेट लॉन्चर्स, आर्टिलरी, टैंक्स एक्सेट्रा सब कुछ मूव किया जा सके। जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये जो सितंबर 2020 का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, जो कि हाई पावर्ड कमेटी की रिपोर्ट के बेसिस पे था, जिसमें कहा गया था कि आप जो मार्च 2018 का 5.5 मीटर का क्राइटेरिया है उसी के हिसाब से बनाएंगे, इसको बेसिकली चैलेंज करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट के बेसिकली समक्ष मूव करवाई और उन्होंने कहा कि आप प्लीज इसको दोबारा एक बार कंसीडर करिए और सितंबर 2020 का आपका 5.5 मीटर रेस्ट्रिक्शन का जो ऑर्डर है, इसको जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का दिसंबर 15, 2020 का नया सर्कुलर है, जो अब 5.5 के बजाय 7 मीटर प्लस 1.5 मीटर ऑन बोथ साइड्स अलाउ करता है, उसके हिसाब से आप अपने ऑर्डर को अगर मॉडिफाई कर सके तो। और यह बहुत जरूरी है कि हमें 2 लेन कॉन्फ़िगरेशन का रोड बनाना पड़े और यह हमारी नेशनल सिक्योरिटी और हमारे बॉर्डर्स को डिफेंड करने के लिए, हमारी डिफेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत जरूरी रिक्वायरमेंट है। जो रेस्पोंडेंट्स हैं उन्होंने क्या आर्ग्यू किया? उन्होंने कहा कि जो हाई पावर्ड कमेटी है एक्चुअली इसको गवर्नमेंट ने प्रॉपर्ली इंडिपेंडेंटली फंक्शन नहीं करने दिया, गवर्नमेंट ने इसको पूरा सपोर्ट नहीं किया और इसकी वजह से हाई पावर्ड कमेटी की जो रिकमेंडेशंस हैं या रिपोर्ट है सुप्रीम कोर्ट को, खासतौर से स्लोप स्टेबलाइजेशन, मग डिस्पोजल, रेस्टोरेशन ऑफ डैमेज स्लोप्स और हिल कटिंग एक्टिविटीज है, उसमें रोबस्ट तरीके से एचपीसी सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिकमेंडेशन नहीं दे पाई। साथ ही साथ यह भी कहा कि एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट का सितंबर 2020 का जो डायरेक्टिव है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि एक्चुअली मार्च 2018 के मॉर्थ का जो सर्कुलर है वो खुद भी कहता है कि हिली एरियाज फ्रेजाइल एनवायरमेंट में या हिमालयन इकोसिस्टम में आप एक्चुअली फुल फ्रेजाइल रोड डेवलप नहीं करेंगे, आप डीएलपीएस स्टैंडर्ड के हिसाब से रोड्स डेवलप नहीं करेंगे। गवर्नमेंट ने काउंटर आर्गुमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट में कि एक्चुअली ये जो स्ट्रेचेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये सिर्फ रिलीजियस या टूरिज्म पर्पस से ही नहीं लेकिन नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से,
फीडर रोड्स की तरह एक्ट करेंगी इंडिया चाइना बॉर्डर पे मोबिलाइज या मोबिलिटी करने के लिए। इस वजह से ये रोड्स स्ट्रेटेजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके इन रोड्स के थ्रू हम जो हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी है, किस टाइप के नेचर ऑफ वेपन है, टैंक्स हैं, मशीनरी है, कंडीशंस ऑफ बॉर्डर है, इसके लिए हम सबको वाइडर रोड्स की बेसिक रिक्वायरमेंट है। और इस वजह से जो कोर्ट का डायरेक्टिव है सितंबर 2020 उसको अब चेंज करके हमें 5.5 के बजाय मॉर्थ का जो नया सर्कुलर है दिसंबर 15 2020 जिसके अलाउ जिसमें 7 मीटर्स प्लस 1.5 मीटर्स ऑन ईदर साइड उसके हिसाब से हमको अलाउ किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनी और एक बहुत बैलेंस जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अलाउ करते हैं कि एक्चुअली जो नया सर्कुलर है मॉर्थ का दिसंबर 15 2020 जिसमें 7 प्लस 1.5 मीटर्स ऑन ईदर साइड अलाउड है उसके हिसाब से जो चार धाम परियोजना के सारे रोड्स हैं इनको आप आगे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी के लिए फीडर रोड्स होने की वजह से चाइना इंडिया बॉर्डर पे हमारी डिफेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए, बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए ये एक इंपॉर्टेंट लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो अप्रूवल है ये कंडीशनल है। उन्होंने कहा कि एक्चुअली जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, ये जो हाई पावर्ड कमिटी है एनवायरमेंटल साइंस के ऊपर या डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर या इकोलॉजी के ऊपर, उन सारी रिकमेंडेशंस को फॉलो करते हुए आप इस रोड को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं नए सर्कुलर के हिसाब से। एक ओवरसाइट कमिटी होगी जो इस पूरे इंप्लीमेंटेशन को देखेगी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली सेटअप किया है। और यह भी कहा है कि गवर्नमेंट अब एक फॉर्मल नोटिफिकेशन इशू करेगी जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से उन सबको इनकॉर्पोरेट करते हुए। यह नोटिफिकेशन मॉर्थ का होगा, यह नोटिफिकेशन एमओडी का भी होगा और इस नोटिफिकेशन को आप इस ओवरसाइट कमेटी के सामने रखेंगे। साथ ही साथ दोनों मिनिस्ट्रीज और गवर्नमेंट क्या क्या वो स्टेप्स ले रही हैं इन रिकमेंडेशन का सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन है उनको पूरा करने के लिए, क्या बेसिकली टाइमलाइंस है उनको कंप्लाई करने के लिए, या क्या क्या सजेशंस और नए आ सकते हैं, इन सबको डिस्कशन करने के लिए कमेटी के सामने सारे स्टेप्स को गवर्नमेंट प्लस मॉर्थ और एमओडी दोनों सबमिट करते रहेंगे। इसके अलावा मंथली रिपोर्ट्स भी दोनों मिनिस्ट्रीज और सेंटर इस कमेटी के सामने अपनी पुटअप करते रहेंगे। कमेटी इन रिपोर्ट्स के आधार पे प्रोग्रेस को एनालाइज करेगी और सुप्रीम कोर्ट को हर 4 महीने में एक अपडेट बेसिकली सेंड करती रहेगी। अगर कहीं भी सुप्रीम कोर्ट की जो रिकमेंडेशंस हैं या कमेटी की जो रिकमेंडेशंस हैं उनको इंप्लीमेंट करने में कोई इशू आता है तो इस बेसिकली हाई पावर्ड कमेटी या ओवरसाइट कमेटी के जो चेयरपर्सन है वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। जो हाई पावर्ड कमेटी है ये कंटिन्यू करेगी अपनी ओवरसाइट को सिर्फ जो नेशनल हाईवेज है ऋषिकेश टू माना, ऋषिकेश टू गंगोत्री और टनकपुर टू पिथौरागढ़ इनको छोड़कर, क्योंकि इन तीनों स्ट्रेचेस पे ऋषिकेश टू माना, ऋषिकेश टू गंगोत्री एंड टनकपुर टू पिथौरागढ़ को अभी ओवरसाइट कमेटी देखेगी हाई पावर्ड कमेटी को देखने के बजाय। तो दोस्तों ये बेसिकली पूरी स्टोरी रही चार धाम परियोजना की, क्यों ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से डेमोक्रेटिक प्रोसेस में गवर्नमेंट एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, साथ ही साथ वहां के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं जिनके ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है एनवायरमेंटल का, डिजास्टर्स का, वो एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं। इन सभी की रिक्वायरमेंट को एक बैलेंस तरीके से अप्रोच करते हुए, एड्रेस करते हुए, चाहे वो एनजीटी हो, सुप्रीम कोर्ट हो, इनकी रूलिंग्स निकल कर आई। मुझे लगता है बहुत वेलकम डिसीजन है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए खासतौर से हम क्लियरली देख रहे हैं जो हमारी पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके ऑल अलोंग लद्दाख सेक्टर से लेकर अरुणाचल तक टेंशंस लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। हमें अपने डिफेंस को स्ट्रेंथन करना होगा, मोबिलिटी को बेटर बनाना होगा, फोर्सेस को हो सकता है शॉर्ट नोटिस में मोबिलाइज करना पड़े, तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बॉर्डर के आसपास उसको हमें और रोबस्ट करना ही होगा, क्योंकि हमारे जो एडवर्सरीज हैं खासतौर से चाइना, उन्होंने पिछले कुछ डिकेड्स में अपने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को हमसे कहीं बेहतर बनाने की तरफ बहुत हेविली इन्वेस्ट किया है। अब टाइम आ गया है कि हम उसको मैच करें, उसको बेटर करें, एक्सीड करें, लेकिन साथ ही साथ जो एनवायरमेंटल इंपैक्ट है उसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर आप केदारनाथ के एवलांच देखें या इस साल के भी आप एवलांच देखें, चाहे आप हिमालयाज में देख लें, हिमाचल में देख लें, उत्तराखंड में देख लें, उनको भी हमें एड्रेस करते हुए हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है, डेवलपमेंट है, इकोनॉमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स हैं, उनको आगे बढ़ाना होगा ताकि नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमी, डेवलपमेंट के साथ इकोनॉमी, इकोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, डिजास्टर मैनेजमेंट को भी बैलेंस किया जा सके। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।